हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको फूड प्रिजर्वेशन पर देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे भोज्य पदार्थों का संरक्षण है, वहां से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फफूंदी के जो जीवाणु हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर बढ़ने लगते हैं। फफूंदी के जो जीवाणु हैं, जो हम कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, रोटी हो गई, तो ये जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनको ये जब रहते हैं तो वो पनपने लगते हैं। ए ऑप्शन आपका 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो फफूंदी के जीवाणु है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? आपके पनपने लगते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम संरक्षित करने के लिए जो हमारी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका गेहूं है, बी ऑप्शन आपका प्याज है, सी ऑप्शन आपका आलू है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो जो है वो क्या है, जो आपका गेहूं है इसके संरक्षण के लिए भी हम रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग करते हैं। प्याज है उसका भी संरक्षण के लिए भी रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। आलू है उसके भी संरक्षण के लिए भी रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जितने भी आपके दिए गए हैं सबका प्रयोग सबको संरक्षित करने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। और क्या हो जाते हैं कि जब हम इन किरणों को क्या प्रयोग करते हैं तो इन किरणों के कारण जो उसमें उत्पन्न होने वाले जो स्पोर होते हैं, आप आलू को भी कुछ समय के लिए रख दीजिए तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर निकलने लगते हैं। वही स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल का प्रकार है और इस अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं? ए ऑप्शन आपका जैम में, बी ऑप्शन आपका चटनी में, सी ऑप्शन आपका सॉस में और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी में। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है वो आपका जैम बनाने में भी किया जाता है, चटनी बनाने में भी किया जाता है और सॉस बनाने में भी किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? शारीरिक रचना के आधार पर जो मछलियां हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 5। ठीक है। तो जो शारीरिक रचना है, इस शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपकी कशेरुकी होती है और दूसरी आपकी अकशेरुकी होती है। तो शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तेलिया मछलियों के इस घटक का नाम बताइए, उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। तेलिया एक प्रकार की मछली है और उसमें एक तत्व पाया जाता है जो कि बच्चे के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बी ऑप्शन आपका ओमेगा 4 फैटी एसिड है, सी ऑप्शन आपका ओमेगा 5 फैटी एसिड है और डी ऑप्शन आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है यह क्या है, बच्चों के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस मछली का नाम क्या है जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। मतलब गर्भावस्था में इस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस मछली का क्या नाम है जिसे खाने से क्या है, गर्भावस्था में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सैल्मन है, बी ऑप्शन आपका सार्डिन है, सी ऑप्शन आपका स्वेर्ड फिश है और डी ऑप्शन आपका फ्रेश ट्यूना है। तो यह जो मछली है वह मछली आपकी फ्रेश ट्यूना मछली है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 से 10 माह के मादा मुर्गी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो 8 से 10 माह के की मादा मुर्गी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका रूस्टर है, बी ऑप्शन आपका ब्रायलर है, सी ऑप्शन आपका स्टैग है और डी ऑप्शन आपका फाउल है। ठीक है, तो जो 8 से 10 माह की मादा मुर्गी होती है उसे हम ब्राउलर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे ब्राउलर कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रूस्टर जो होता है ये 3 से 4 माह के नर एवं मादा दोनों प्रकार के जो मुर्गी के बच्चे होते हैं जो आपके, उनको कहा जाता है रूस्टर। और जो आपका स्टैग होता है यह 10 माह से कम आयु का जो मुर्गा होता है उसे हम स्टैग के नाम से जानते हैं। और फाउल जो होता है ये 10 माह से बड़ी परिपक्व जो मैच्योर मुर्गी जो होती है उसे फाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंडे के सफेद भाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सी प्रोटीन होती है? अंडे के सफेद भाग में जो गाढ़ापन होता है उसमें किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण वह गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन आपका एवेडीन है, बी ऑप्शन आपका एरेचिन है, सी ऑप्शन आपका जीन है और डी ऑप्शन आपका आयोम्यूसिन है। तो जो आयोम्यूसिन प्रोटीन है इसकी उपस्थिति के कारण अंडे के सफेद भाग में आपको गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। जीन प्रोटीन ये आपकी क्या है, आपकी जीन जो प्रोटीन है ये आपकी जीन या जाइन मक्के में पाई जाने वाली आपकी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साल्मोनेला समूह निम्न में से किस भोज्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं? जो आपका साल्मोनेला समूह है वह निम्न में से आपका कौन से भोज्य पदार्थों को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन आपका अंडा है, बी ऑप्शन आपका मांस है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला समूह है यह आपके अंडे को भी प्रभावित करता है और मांस को भी प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, जो है ये क्या है, इस साल्मोनेला समूह जो है वो आपको इसमें प्रभावित करता है, मांस को भी प्रभावित करता है और आपके अंडे को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ताजे अंडे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जो हमारा ताजा अंडा अंडा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, हम क्या अनुपस्थित होता है, किसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह अंडा जो है आपका ताजा अंडा है? ए ऑप्शन आपका वाई कोस्ट नहीं पाया जाता, बी ऑप्शन आपका वाई परत, सी ऑप्शन आपका वाई सेल और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजा अंडा होता है उसमें आपका वाई शेल नहीं पाया जाता है। वाई शेल की अनुपस्थिति ताजे अंडे में होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडे का जीवन जो है वो, क्वेश्चन नंबर 11, अंडे का जीवन निम्न में से कौन सा भाग होता है? अंडे का जीवन निम्न में से कौन सा भाग होता है? ए ऑप्शन आपका अंडे की सफेदी, बी ऑप्शन आपका अंडे की जर्दी, सी ऑप्शन आपका अंडे की जो है, सी ऑप्शन आपका अंडे का पीला भाग और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो अंडे का जो जीवन होता है वो क्या होता है, जो अंडे की जर्दी होती है वही आपका अंडे का जीवन होता है। तो अंडे की जो जर्दी होती है वह अंडे के जीवन के नाम से जानी जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
मांस की सतह को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो मांस की सतह होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका सार्कोमोनेला है, बी ऑप्शन आपका सार्कोलेमा है, सी ऑप्शन आपका फोलेजन है और डी ऑप्शन आपका एसोफर्स है। तो अंडे का मांस की सतह जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से उसे जाना जाता है? तो उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके मांस को पोर्क कहा जाता है? इसमें से कोई किसका कौन सा ऐसा है जिसके मांस को हम पोर्क के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका गाय है, बी ऑप्शन आपका बकरी है, सी ऑप्शन आपका सुअर है और डी ऑप्शन आपका हाथी है। तो जो सुअर का मांस होता है उसे हम पोर्क के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियों के बीच में उपस्थित अर्ध तरल द्रव को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के बीच में जो आपका अर्ध तरल लिक्विड फॉर्म होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका मायोग्लोबिन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों कहा जाता है और सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो मांसपेशियों के बीच में उपस्थित अर्ध तरल द्रव होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आओ इनविटर अंडे के किस भाग में उपस्थित रहता है? आओ इनविटर अंडे के किस भाग में उपस्थित रहता है? ए ऑप्शन आपका अंडे की जर्दी में, बी ऑप्शन आपका अंडे के पीले भाग में और सी ऑप्शन आपका अंडे के सफेद भाग में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आओ इनविटर अंडे के किस भाग में उपस्थित होता है? तो जो आओ इन्वेटर होता है ये अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है उसमें यह उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका घोल उत्तम होता है? अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो ये घोल होता है निम्न में से किसका घोल उत्तम होता है? ए ऑप्शन आपका सोडियम बेंजोएट का, बी ऑप्शन आपका सोडियम सिलिकेट का, सी ऑप्शन आपका सोडियम क्लोराइड का और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम जो अंडे को किसमें रखते हैं? सोडियम सिलिकेट में के घोल में रखते हैं। सोडियम सिलिकेट का घोल जो है अंडे को सुरक्षित रखने के लिए उत्तम घोल माना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आओ म्यूकॉइड में निम्न में से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो आपका आओ म्यूकॉइड होता है उसमें निम्न में से क्या प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका प्रोटीन होता है, बी ऑप्शन आपका विटामिन है, सी ऑप्शन आपका खनिज लवण है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आओ म्यूकॉइड में जो आपका उपस्थित होता है वह क्या इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें जो है वो खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? तो खनिज लवण जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में इसमें उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा वह आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंडे को फेंटने पर किस कारण झाग उत्पन्न होता है? जब अंडे को क्या करते हैं फेंटते हैं तो इसमें किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो क्या है आपका झाग उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन आपका कान एल्बुमिन है, बी ऑप्शन आपका ओवा म्यूसिन है, सी ऑप्शन आपका आवल ग्लोब्यूलिन है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो अंडे को फेंटने पर जो उसमें झाग उत्पन्न होता है वह क्या है आपके आवा आवा
ग्लोब्यूमिन के कारण क्या है, ग्लोबिन ये ग है, ग्लोब्यूलिन के कारण जो है वो ग्लोब्यूमिन के कारण जो है वो आपका अंडे को जब हम फेंटते हैं तो उसमें जो झाग उत्पन्न होता है वो इसी की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेवर प्रोटीन अंडे के किस भाग में उपस्थित होती है? जो फ्लेवर प्रोटीन होती है वो अंडे के किस भाग में उपस्थित होती है? ए ऑप्शन आपका अंडे के सफेद भाग में, बी ऑप्शन आपका अंडे के पीले भाग में और सी ऑप्शन आपका अंडे की जर्दी में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेवर प्रोटीन होती है वह अंडे के जो सफेद भाग होता है उसमें उपस्थित होती है। किसमें? अंडे का जो सफेद भाग होता है उस अंडे के सफेद भाग में फ्लेवर प्रोटीन आपकी उपस्थित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑयस्टर मछली में निम्न में से किसकी प्रचुर मात्रा होती है? जो आपकी ऑयस्टर मछली होती है इसमें कौन सा पोषक तत्व है जिसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका आयरन एवं कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका फास्फोरस एवं मैग्नीशियम है, सी ऑप्शन आपका तांबा और लोहा है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑयस्टर मछली है यह तांबा और लोहा, इसमें तांबा और लोहा इन दोनों की प्रचुर मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वह आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मछलियां निम्न में से किस विटामिन की उत्कृष्ट स्रोत होती हैं? जो मछलियां हैं वो इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो उनमें सर्वोत्कृष्ट मात्रा में पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका विटामिन ए है, बी ऑप्शन आपका विटामिन डी है और सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों। तो मछलियां जो है वो विटामिन ए और विटामिन बी डी दोनों का उत्कृष्ट स्रोत होती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो क्या होगा आपका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है आपका? तो इन दोनों की प्रेजेंटिंग के कारण, इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो है वो आपका जो है विटामिन ए और डी दोनों इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके मांस में प्रोटीन की सबसे कम होती है? इसमें से किसका मांस है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? निम्न में से किसके मांस में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? ए ऑप्शन आपका सुअर का मांस, बी ऑप्शन आपका गाय का मांस, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका किसका मांस होता है, जो आपका सुअर का मांस होता है इसमें सबसे कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? जो सुअर का मांस होता है इसमें सबसे कम मात्रा में आपकी प्रोटीन देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, मांस में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो हमारी मांस होती है उसमें आपकी वसा की मात्रा कितने प्रतिशत तक देखने के लिए मिलती है? 5 से 10%, 10 से 20%, 20 से 30% और 50 से 40%। या 5 से 40%, ठीक है। तो जो आपकी मांस में वसा की मात्रा है वो आपकी 5 से 40% तो होती है। कितने प्रतिशत? तो 5 से 40% होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।